बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है इंटेरोहेमरहेजिक एस्क्रिचिया कोलाई, ई कोलाई। हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है? ई कोलाई। अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो ई कोलाई है वो ग्राम नेगेटिव और रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है। ये कॉमनली जो है लोअर इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। किसके? वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म के। हमने दो तरह के जानदार पढ़े हुए हैं, एक को हम कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड जो हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है इंटरनल वो चेंज नहीं होता, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंज होता भी रहे। लेकिन कोल्ड ब्लडेड में ऐसा नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड में होता क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के मुताबिक चेंज होता रहता है। ये जो कमेंसल ई कोलाई है स्ट्रेन्स हैं रेयरली डिजीज काज करती हैं, सिवाय इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट या फिर ऐसे लोग जिनको पहले ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो या जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बैरियर्स हैं जैसे कि इंटरनल लाइनिंग्स हैं वो डैमेज हो चुकी हों, तो क्या करेगा? ई कोलाई फिर डैमेज करेगा। ताहम जो सेवरल स्ट्रेन्स हैं उन्होंने स्पेसिफिक विरुलेंस क्या कर ली है? एक्वायर्ड कर ली है, और वो इस काबिल हैं कि वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिजीज़ काज कर सके हैं, जिसमें हमारे पास डायरिया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सेप्सिस मेनिंजाइटिस की बात कर लें तो ये क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया करने के काबिल हैं। अब डिफरेंट स्ट्रेन्स जो हैं ई कोलाई की, इसमें हमारे पास है EPEC, जिसे क्या बोलते हैं? इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। इंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई करता क्या है? ये फर्स्ट पैथोटाइप है ई कोलाई की, और ये सवेयर डायरिया इन्फेंट्स के अंदर काज करता है, खास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। उसके बाद है ETEC, इंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्क्रिचिया कोलाई। ये ई कोलाई क्या करता है? मेजर काज है इन्फेंटाइल डायरिया की, मतलब कि छोटे बच्चों के अंदर डायरिया काज करता है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और ये क्या करता है? ट्रेवलर्स डायरिया के साथ भी एसोसिएटेड है। इंटेरोटॉक्सिजेनिक एस्क्रिचिया कोलाई जो है कॉलोनाइज करता है प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और हीट लायबल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, या फिर हीट स्टेबल इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ये जो इंटेरोटॉक्सिन्स हैं क्या करते हैं? फ्लूइड अकोमोडेशन करते हैं, और ये जो फ्लूइड अकोमोडेशन डायरियल रिस्पॉन्सेज के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हमारे पास है EIEC। EIEC क्या है? इंटेरो इन्वेसिव एस्क्रिचिया कोलाई। ये इंटेरो इन्वेसिव एस्क्रिचिया कोलाई क्या करता है? नॉन ब्लडी डायरिया काज करता है और डायसेंट्री सिमिलर टू दैट काज्ड बाय शेजेला सीपीसी। उसी तरीके से क्या करेगा? डायसेंट्री काज करेगा जिस तरीके से शाइजेला सीपीसी काज करती है। ये क्या करेगा? इन्वेड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा कॉलोनियल एपिथेलियल सेल्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजाइल एडहेरिंग एस्क्रिचिया कोलाई। ये क्या करता है? डायरिया के साथ एसोसिएटेड है यंग चिल्ड्रन के अंदर खास तौर पे, और ओल्डर पीपल्स के अंदर जो बच्चों से थोड़े बड़े होते हैं, और इसका जो रिस्क है वो डायरिया के साथ एसोसिएटेड है। और क्या करता है? जैसे एज 1 से 5 साल से ज़्यादा होती चली जाती है तो DAEC के चांसेस भी ज़्यादा होते चले जाते हैं। उसके बाद है EAEC, इंटेरो एग्रीगेटिव एस्क्रिचिया कोलाई। ये इंटेरो एग्रीगेटिव एस्क्रिचिया कोलाई रिसेंटली जो है इसको एसोसिएट किया गया डायरिया के साथ, किसके अंदर? जो बच्चों के अंदर होता है, और इन्फेंट्स के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर। बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर क्या है? इसको एसोसिएट किया गया इन्फेंट्स और चिल्ड्रन डायरिया के साथ एसोसिएट किया गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोहेमरहेजिक एस्क्रिचिया कोलाई। ये EHEC जो है फर्स्ट रिकॉग्नाइज हुआ ह्यूमन पैथोजन के तौर पर 1982 के अंदर, जब ई कोलाई 4157 H17 डिस्कवर हुआ, ये आइडेंटिफाई हुआ, और इससे क्या हुई? 2 आउटब्रेक्स आई, जिसमें हमारे पास क्या है? हेमरहेजिक कोलाइटिस की 2 आउटब्रेक्स आई। तब से बहुत सारी दूसरी जो सीरोटाइप्स हैं ई कोलाई की, जैसा कि O26 है, O111 है, और सॉर्बिटोल फर्मेंटिंग जो O157NM है, ये भी क्या हुए? एसोसिएट हुए हेमरेजिक कोलाइटिस के साथ।
और इनको क्लासीफाई किया गया एज EHEC के तौर पर। हम अब करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इकोलाई O157H7 के और नॉन O157H7 के, तो ये जो इकोलाई O157H7 है ये पहली दफ़ा आइडेंटिफाई हुआ 1982 के अंदर एज अ फूड बॉर्न पैथोजन। फिर यहाँ पे इसकी आइसोलेशन की गई, आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है ना, रेट्रोस्पेक्टिवली अमंग आइसोलेट्स। इसका मतलब ये है कि जो पहले के जो आउटब्रेक्स थी उनसे डाटा लेकर क्या किया गया, इसको एसोसिएट किया गया और फिर उसी डाटा से इसको मज़ीद स्टडी किया गया और आइसोलेट किया गया। ये डाटा क्या था, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के पास था, ठीक है ना, CDC के पास। फिर ये आइसोलेट को जो ये आइसोलेट क्या हुआ, द आइसोलेट वाज फ्रॉम अ कैलिफोर्नियन वोमेन विद ब्लडी डायरिया। ये आइसोलेट 1975 के अंदर कहाँ से लिया गया, एक कैलिफोर्नियन वोमेन से लिया गया जिसको ब्लडी डायरिया मौजूद था, और उस आइसोलेट से क्या हुआ, जो इकोलाई O157H7 डिस्कवर हुआ। इसके साथ साथ जो शीगर टॉक्सिन प्रोडक्शन के साथ साथ क्या है, बहुत सारी स्ट्रेन जो हैं इकोलाई O157H7 की, वो बहुत सारे जो अनकॉमन दूसरे इकोलाई के साथ हैं उसको भी क्या करती है, करैक्टरिस्टिक्स पोजेस करती है। अब ये क्या करते हैं, इनकी जो वेल ग्रोथ नहीं है, ये टेम्परेचर जब 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा तब भी ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा, ये सॉर्बिटॉइल को भी फर्मेंट नहीं कर सकते हैं। एसिड रेजिस्टेंस की बात करें तो फूड बॉर्न पैथोजन जो हैं उनको पैथोजेनिसिटी काज करने के लिए, डिजीज काज करने के लिए जो एसिड है स्टोमक के अंदर, स्टोमक एसिड को जरूर सर्वाइव करना पड़ता है गैस्ट्रिक बैरियर को, जिसकी पीएच कितनी होती है, 1.5 to 2.5 तक होती है। अगर कोई बैक्टीरिया इतना पीएच को सर्वाइव कर सकता है तो वो क्या डिजीज काज कर सकता है। अगर कोई बैक्टीरिया इतना पीएच को सर्वाइव नहीं कर सकता वो डिजीज यहाँ पे काज नहीं कर सकेगा। लेकिन जो हमारे पास इकोलाई है वो 4 pH तक ऑप्टिमम काम करता है, इस pH को वो सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म असॉल्ट टैक्टिक यूज करता है जिससे वो क्या कर सकता है, डिजीजेस काज कर सकता है जो डिफरेंट इसकी सीरोटाइप्स डिस्कवर हुई। जो इंटेरिक पैथोजेंस हैं जैसे विब्रियो कॉलरा है, ये क्या करता है, असॉल्ट टेक्निक यूज करता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग सेल्स आएंगे और ये क्या करेंगे, फ्यू विल सर्वाइव एंड गेन एंट्रेंस टू इंटेस्टाइन, जिनमें से लार्ज में से चंद क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे और इंटेस्टाइन के अंदर एंट्रेंस कर लेंगे। इकोलाई जो O157H7 है, इसको क्या किया गया, इफेक्टिव मैकेनिज्म है इसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीम एसिड स्ट्रेस, ये क्या कर सकता है, एक्सट्रीम एसिड स्ट्रेस को भी बेयर कर सकता है। 3 जो सिस्टम्स हैं इस इंटेरोहेमोरेजिक एस्क्रिचिया कोलाई के अंदर, उसमें हमारे पास सबसे पहला है एसिड रेजिस्टेंस है। एसिड रेजिस्टेंस में सबसे पहला फैक्टर जो है एसिड इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसके बाद एसिड इंड्यूस्ड आर्जिनाइन डिपेंडेंट है और फिर ग्लूटामेट डिपेंडेंट सिस्टम है। ये 3 सिस्टम है जिनके जरिए क्या करता है, हमारे पास जो इकोलाई O157 है या EHEC है वो क्या करता है, ज़्यादा सर्वाइव करता है। ऑक्सीडेटिव सिस्टम जो है लेस इफेक्टिव है प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरियम फ्रॉम एसिड स्ट्रेस बनिस्बत जो आर्जिनिन डिपेंडेंट और ग्लूटामेट डिपेंडेंट सिस्टम है। क्या ऑक्सीडेटिव सिस्टम क्या करता है, लेस इफेक्टिव है इन प्रोटेक्टिंग द बैक्टीरियम फ्रॉम एसिड, ठीक है ना। स्टोमिक एसिड को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीडेटिव सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आर्जिनिन डिपेंडेंट और ग्लूटामेट डिपेंडेंट सिस्टम है। फिर जो अल्टरनेट सिग्मा फैक्टर है उसको जो है ऑक्सीडेटिव एसिड टॉलरेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ 2 सिस्टम्स काम करने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो है इंड्यूस्ड, वंस इंड्यूस्ड द एसिड रेजिस्टेंस स्टेट कैन परसिस्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या कर सकती है, लेस देन 28 डेज तक एसिड रेजिस्टेंस सर्वाइव कर सकती है।
एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। मिनिमम पीएच जो है इकोलाई के लिए वो 4 to 4.5 है, लेकिन ये क्या करती है, डिपेंड करती है इंटरेक्शन ऑफ पीएच विद अदर ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, अब स्टडीज ऑन इनएक्टिवेशन ऑफ इकोलाई विद ऑर्गेनिक एसिड के मतलब ऑर्गेनिक एसिड हम ऐड करके किस तरीके से इकोलाई को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले है ऑर्गेनिक स्प्रेज ऑन बीफ। ऑर्गेनिक स्प्रेज में हम क्या करते हैं, एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड का स्प्रे करेंगे, लैक्टिक एसिड का स्प्रे करेंगे, जिनकी कंसंट्रेशन 1.5% रखी गई है। इससे पता चला कि जो इकोलाई O157H7 है उसका ऊपर कोई भी असर नहीं होता ऑर्गेनिक एसिड का। ठीक है ना। फिर क्या किया गया, जो इकोलाई O157H7 है, जब इसको इनोकुलेट किया गया हायर पॉपुलेशंस के अंदर, इन्होंने फर्मेंटेशन को सर्वाइव कर लिया, ड्राइंग को सर्वाइव कर लिया, और स्टोरेज ऑफ फर्मेंटेड सॉसेजेस जिनकी पीएच 4.5 तक थी उनको 2 मंथ तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर लिया। मायनीज के अंदर जो पीएच है 3.6 to 3.9 है, वो 5 to 7 वीक्स तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव कर गया, और 1 to 3 वीक्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाइव। एप्पल सीडर की बात करें, तो ये क्या है, पीएच 3.6 to 4 10 to 31 डेज मतलब सर्वाइव कर गया, 2 to 3 डेज एट 8 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रेस्पेक्टिवली। अब ज्यादातर क्या होता है, जो इंडक्शन है एसिड रेजिस्टेंस की इकोलाई के अंदर, ये क्या कर सकती है, टॉलरेंस को भी इंक्रीज कर सकती है दूसरे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को भी क्या कर लेगी, बेयर कर लेगी। क्या चीज, जो एसिड रेजिस्टेंस है। एसिड रेजिस्टेंस क्या करती है, इंड्यूस सेल आल्सो हैव इंक्रीज्ड टॉलरेंस। जो एसिड रेजिस्टेंस इंड्यूस सेल्स हैं उन्होंने क्या कर लिया है, जो इंक्रीज टॉलरेंस है, हीटिंग को बेयर कर रहे हैं, रेडिएशंस को बेयर कर रहे हैं, और एंटी माइक्रोबियल्स को। ठीक है ना, इस एसिड रेजिस्टेंस ने क्या किया है, सेल्स के अंदर टॉलरेंस को इंक्रीज कर दिया है, हीटिंग के लिए, रेडिएशन के लिए, और एंटी माइक्रोबियल्स के लिए। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जो इनिशियली जब इकोलाई पहली दफा एसोसिएट किया गया ह्यूमन इलनेसेस के साथ, तो ये पैथोजेंस ससेप्टिबल था मोस्ट एंटीबायोटिक्स के, और ये क्या कर लेती थी, इसको किल कर लेती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्टडीज बढ़ती चली गई, तो इसके रेजिस्टेंस के चांसेस भी क्या हो गए, एंटीबायोटिक के बढ़ते चले गए। इकोलाई O157H7 आइसोलेट के अंदर, फिर ये जो इकोलाई O157H7 स्ट्रेन्स हैं, इसको आइसोलेट किया गया ह्यूमन से, एनिमल से, और फूड जो डेवलप की, रेजिस्टेंस डेवलप की जिन्होंने मल्टीपल एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, इस जैसा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फीजो, ठीक है ना, सल्फीसोक्साजोल, टेट्रासाइक्लिन है, ये मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंट प्रोफाइल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नॉन O157EHEC स्ट्रेन्स हैं, जो इंसानों से आइसोलेट की गई और दूसरे जानदारों से, उन्होंने भी क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक्वायर कर ली, और इनमें से कुछ जो है मल्टीपल एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हैं, जो ह्यूमन और वेटरनरी मेडिसिन के अंदर मौजूद होती हैं। इन एक्टिवेशन व हीट एंड इरेडिएशन की अगर हम बात करें, तो जो स्टडीज़ हैं थर्मल सेंसिटिविटी के ऊपर, इकोलाई O157H7 के ऊपर, ग्राउंड बीफ के अंदर, इससे पता चला कि जो पैथोजेंस हैं इनके अनयूजुअल रेजिस्टेंस हीट नहीं है, और इसकी जो डेथ वैल्यू है 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और 64.3 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 4.5, 0.75, 0.4 और 0.16 मिनिमम है। ठीक है ना, इसकी क्या है, डेथ वैल्यू है। हीटिंग जो है ग्राउंड बीफ की, वो टिपिकल स्ट्रेन्स को, जो साल्मोनेला की है, उसको किल कर सकती है। फिर क्या होगा, जो फैट प्रोटेक्ट्स, ये जो फैट की मौजूदगी है इकोलाई को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ग्राउंड बीफ के अंदर। यहाँ पे जो डेथ वैल्यू होगी, डी वैल्यू होगी, लीन के अंदर 2% फैट जहाँ पे मौजूद होगी, और फैटी लीन के अंदर 2% फैट मौजूद है, और जो फैटी टिश्यूज हैं वहाँ पे 30,
0.5% फैट है। ग्राउंड बीफ के अंदर जो 4.1 और 5.3 मिनिमम है 57.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 0.3 to 0.5 जो है मिनिमम है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है इनकी डी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। ये क्या शो करती है कि यहाँ पे बैक्टीरिया जो 90% किल होने थे वो किल नहीं हुए, ये 30% तक 50% तक किल हुए, जो क्या एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। जो पास्चराइजेशन है मिल्क की 72 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो मिनिमम टाइम है 0.27 मिनट है, वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया को इफेक्टिवली किल कर सकता है अगर पॉपुलेशन जिसकी 104 इकोलाई मौजूद हों 1 ml के अंदर। जो प्रॉपर हीटिंग है फूड की एनिमल ओरिजिन की, जैसे कि हमारे पास हीटिंग है फूड की इंटरनल टेम्परेचर जिसका 68.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो सेवरल सेकंड्स के लिए इम्पोर्टेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है इसके के ये क्या करेगा, इनएक्टिवेट कर देगा। कितना टेम्परेचर 68.3 डिग्री सेंटीग्रेड सेवरल सेकंड्स के लिए क्या कर देगा, इकोलाई को इनएक्टिवेट कर देगा। जो यूज ऑफ इरेडिएशन है ये क्या करता है, एलिमिनेट करेगा बहुत सारी फूड और पैथोजेंस को और क्या करेगा, फूड जो होगी वो सेफर होगी बहुत सारी कंट्रीज के अंदर। जैसा हमारे पास बहुत सारे दूसरे प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इरेडिएशन की जो डोजेज हैं हमारे पास 4.5 किलो ग्रे ये फूड बॉर्न पैथोजेंस को क्या कर सकती हैं, डिग्रेड कर सकती हैं। ये क्या है, दो रेंज है 4.5 किलोग्राम रेफ्रिजरेटेड जो स्टोरेज है उसके लिए अप्रूव की गई, और 7.5 किलो ग्रे जो है फ्रोजन फूड्स के लिए और ग्राउंड बीफ वगैरह के लिए। जो सोर्सेज हैं इकोलाई के उसमें सबसे पहले है कैटल। कैटल की अगर हम बात करें तो अंडर कुक्ड ग्राउंड बीफ है और लेस फ्रीक्वेंटली अनपास्चराइज्ड मिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हुआ व्हीकल के तौर पर, जो क्या करता है फूड बर्न आउटब्रेक्स, ठीक है ना, फूड बर्न आउटब्रेक्स जो इकोलाई O157H7 की वजह से हुए, ठीक है ना, ये क्या करता है व्हीकल के तौर पर काम करता है। जो कैटल है बहुत सारी स्टडीज के अंदर ये पता चला कि ये क्या करते हैं, इकोलाई O157H7 का रिजर्वायर है। फर्स्ट रिपोर्टेड आइसोलेशन ऑफ इकोलाई फ्रॉम कैटल वाज फ्रॉम आ 3 वीक ओल्ड का। तो सबसे पहला जो इकोलाई डिस्कवर हुआ कैटल से वो 3 हफ्ते बड़े एक बिछड़े से निकला, और इसमें क्या मौजूद था, कोलिबेसिलोसिस और अर्जेंटीना के अंदर 1977 के अंदर एक। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल की, वाइल्ड लाइफ एनिमल की अगर हम बात करें तो कैटल अगरचे ये सोचा जाता है कि प्राइमरी सोर्स हैं STEC का फूड चेन के अंदर, लेकिन जो STEC है उसको आइसोलेट किया गया अदर डोमेस्टिक एनिमल से, जैसा कि वाइल्ड लाइफ है, शीप है, गोट्स हैं, डेयर हैं, डॉग हैं, हॉर्सेस हैं, स्वाइन्स हैं, कैट्स हैं, चिकन्स हैं, ठीक है ना, वाटर बफेलोज हैं, वाइल्ड बर्ड्स एंड रोडेंट्स। जो प्रीवेलेंस है इकोलाई O157H7 की है और STEC की है शीप के अंदर, वो हायर है दूसरे एनिमल की निस्बत। यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि किसकी जो सर्वाइवल एबिलिटी है वो ज़्यादा है। सबसे पहले अगर हम सर्वे की बात करें 7 एनिमल स्पीशीज जर्मनी की क्या है, 7 एनिमल स्पीशीज का सर्वे किया गया जर्मनी के अंदर। STEC वर आइसोलेटेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रॉम शीप, सबसे ज़्यादा कहाँ से, शीप 66.6%, गोट्स के अंदर 56.1% है और कैटल के अंदर 21.1% है। इसमें क्या जो प्रीवेलेंस रेट होगा वो कम होगा, चिकन के अंदर 0.1% जो है, पिग्स के अंदर 7.5% और कैट्स 13.8% है, डॉग्स के अंदर 4.8% जो क्या है डोमेस्टिक एनिमल के अगेंस्ट क्या है इसकी ज़्यादा, मतलब जो सर्वे शो कर रहा है इतना मतलब प्रिवेलेंस पाई जाती है डिफरेंट हमारे पास जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके अंदर। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो फिकल जो शेडिंग है
इकोलाई की, ये ऐसे पेशेंट जिनको एंटेरोहेमरेजिक कोलाइटिस हो या HUS हो, तो ये क्या करता है 13 to 21 डेज तक रहता है। अगर इसको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए तो ये सिम्टम क्या है दूसरे पेशेंट के अंदर भी मुंतकिल हो सकती हैं। सम इंटेंसिव पैथोजन कैन एक्सर्टेड इन फीसिस फॉर मेनी वीक्स, क्या है बहुत सारे हफ्तों तक क्या हो सकता है फीसिस के अंदर मौजूद हो सकता है। अ चाइल्ड इन्फेक्टेड ड्यूरिंग अ डे केयर सेंटर एसोसिएटेड आउटब्रेक कंटिन्यू टू एक्सर्ट पैथोजन फॉर 62, ठीक है ना। अब देखें कितना दिन तक ये सर्वाइव कर रहा है, 62 दिन तक एक ऐसे पेशेंट के अंदर जिनको ऑलरेडी फूड बर्न आउटब्रेक या इकोलाई का अटैक हुआ था। कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है इसमें, ठीक है ना, वो है पैथोजन इज इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लो इन्फेक्शियस डोज एस्टिमेटेड लेस देन 100 सेल्स possibly a few as 10 cells can produce illness in highly susceptible population। तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी तो ससेप्टिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी और जो माइक्रोबियल लोड है वो भी क्या है बढ़ता चला जाएगा। वो कम भी हो सकता है जब हम प्रॉपर टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेस देन 100 सेल्स हैं वो क्या कर सकते हैं डिजीज काज कर सकते हैं, तो हमें इससे क्या है बचना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप